नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, रामू काका की पिछली बार की कहानी ने रोहन और विक्की की नींद उड़ा दी थी। स्टेशन नंबर 9 की शांत उदासी अब उनके लिए एक भयानक रहस्य की चादर में लिपटी हुई थी। अर्जुन की भटकती आत्मा और उसकी अधूरी चाय का ख्याल उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। फिर भी एक अजीब सी अतृप्त जिज्ञासा उन्हें वापस खींच लाई थी। वे उस अंधेरे कुएं में झांकना चाहते थे जिसके बारे में काका ने बताया था और जानना चाहते थे कि उस गहराई में और कितने राज छिपे हैं। अगली रात जब शहर की कोलाहल शांत हो गई और स्टेशन नंबर 9 पर वही परिचित धुंधली रोशनी और खामोशी छा गई, रोहन और विक्की दबे कदमों से प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। उनके चेहरे पर पिछली रात का डर अभी भी ताजा था, लेकिन उनकी आंखों में एक नई उम्मीद भी झलक रही थी, एक और डरावनी कहानी सुनने की उम्मीद। रामू काका अपनी छोटी सी चाय की दुकान में बैठे हुए थे। उनकी पुरानी केतली से उठती भाप रात की ठंडी हवा में मिलकर धुंधला सा आवरण बना रही थी। उनकी शांत और स्थिर मुद्रा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हों। उनकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी जो उन लड़कों को अपनी ओर खींच रही थी। रोहन और विक्की धीरे धीरे उनकी दुकान के पास पहुंचे। इस बार उनके चेहरे पर पिछली रात वाली बेपरवाही नहीं थी। डर और सम्मान का एक अजीब सा मिश्रण उनके हाव भाव में झलक रहा था। काका, प्रणाम, रोहन ने धीमी और थोड़ी सहमी हुई आवाज में कहा। विक्की ने भी चुपचाप सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। रामू काका ने उनकी ओर देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वो उनके वापस आने की उम्मीद कर रहे थे। आओ बैठो बेटो, उन्होंने शांत स्वर में कहा। मुझे पता था तुम फिर आओगे। कुछ कहानियां सुनने के बाद पीछा नहीं छोड़ती। रोहन और विक्की चुपचाप बेंच पर बैठ गए। रात और गहरी होती जा रही थी और स्टेशन पर सिर्फ केतली की गुनगुनाहट और दूर से आती हुई किसी अनजान ट्रेन की हल्की सी सीटी सुनाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था जो किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ देर तक वहां खामोशी छाई रही। फिर विक्की ने धीरे से कहा, काका, पिछली रात आपने जो कहानी सुनाई थी वो बहुत अजीब थी। रामू काका ने सिर हिलाया। इस दुनिया में बहुत कुछ अजीब है बेटा, जो हमारी समझ से परे है। रोहन ने हिम्मत करके कहा, काका, क्या आप हमें एक और कहानी सुनाएंगे? एक और डरावनी कहानी? उसकी आवाज में डर था, लेकिन जिज्ञासा उससे कहीं ज्यादा प्रबल थी। रामू काका ने कुछ देर तक उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरा रहस्य झलकता था। फिर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है बेटो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में वही ठहराव और गहराई थी जो पिछली रात थी। आज मैं तुम्हें उस स्टेशन की कहानी सुनाता हूं जहां ट्रेनें तो रुकती थी पर लोग लौटते नहीं थे। उनकी यह बात सुनकर रोहन और विक्की की रूह कांप गई। उन्हें महसूस हुआ कि वे एक और भयानक रहस्य के मुहाने पर खड़े हैं। रामू काका ने अपनी कहानी शुरू की। उनकी आवाज धीमी, लेकिन उसमें एक अजीब सी कशिश थी जिसने रोहन और विक्की को अपनी जगह पर जकड़ दिया। स्टेशन नंबर 9 की मंद रोशनी उनके चेहरों पर रहस्य और डर की एक अजीब सी परत चढ़ा रही थी। ये कहानी, काका ने कहा, एक दूर दराज वीरान स्टेशन की है। स्टेशन नंबर 13। उन्होंने नंबर पर जोर दिया, मानो उस अंक में ही कोई अशुभ संकेत छिपा हो। शहर से बहुत दूर घने जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा स्टेशन। वहां दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता था और रात में तो ऐसा लगता था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। वो थोड़ा रुके, अपनी पुरानी आंखों को दूर कहीं खोते हुए। वहां रात 2:10 पर एक ट्रेन रुकती थी, पारस एक्सप्रेस। एक छोटी सी ट्रेन जिसमें ज्यादातर 3 या 4 यात्री ही होते थे। ज्यादातर मालगाड़ियां ही उस रूट पर चलती थी, इसलिए पारस एक्सप्रेस का उस वीरान स्टेशन पर रुकना भी एक अजीब बात थी। काका ने बताया कि उन्हें कुछ दिन के लिए उस स्टेशन पर चाय की दुकान लगाने के लिए भेजा गया था। उन दिनों मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी और मेरे साथी को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा था। स्टेशन मास्टर साहब पुराने जान पहचान वाले थे, तो उन्होंने कहा, रामू, तुम कुछ दिन स्टेशन नंबर 13 पर दुकान चला लो। भीड़ भाड़ नहीं है, आराम मिलेगा। मुझे क्या पता था कि वह आराम मौत की शांति जैसा होगा। पहले दिन से ही स्टेशन नंबर 13 पर अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। जैसे ही रात होती थी, काका ने कहा, उनकी आवाज में एक हल्की सी सहरन थी। स्टेशन की पुरानी घंटियां अपने आप बजने लगती थी, धीरे धीरे, जैसे कोई उन्हें हल्के हाथों से हिला रहा हो। लेकिन जब हम बाहर देखने जाते थे तो वहां कोई नहीं होता था। हवा भी शांत रहती थी। रोहन और विक्की एक दूसरे को सहमी नजरों से देख रहे थे। स्टेशन की घंटियों की आवाज की कल्पना ही उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। और कभी कभी, काका ने आगे कहा, खाली प्लेटफॉर्म पर बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। छोटी छोटी मासूम आवाजें, जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा हो और खिलखिला रहा हो। लेकिन उस वीरान स्टेशन पर रात के अंधेरे में बच्चे कहां से आते? उन्होंने अपनी चाय की केतली में थोड़ा और पानी डाला, मानो अपनी यादों को ताजा कर रहे हों। एक रात मैंने खुद वह हंसी सुनी।
मैं अपनी दुकान के अंदर बैठा हुआ था और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छोटा बच्चा मेरी दुकान के बाहर खेल रहा हो। मैंने बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। फिर वह हंसी फिर से सुनाई दी, इस बार और भी करीब से, जैसे मेरे ठीक पीछे कोई हंस रहा हो। काका ने एक लंबी सांस ली। उस रात मुझे पहली बार उस स्टेशन पर कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ये सिर्फ एक वीरान जगह नहीं थी, यहाँ कुछ ऐसा था जो इस दुनिया का नहीं था। उनकी आंखें दूर कहीं खोई हुई थी, मानो वो उस भयानक स्टेशन की यादों में फिर से जी रहे हों। स्टेशन नंबर 13, एक ऐसा नाम जो अब रोहन और विक्की के मन में डर और रहस्य का एक गहरा कुआं खोद गया था। रामू काका ने अपनी कहानी जारी रखी। उनकी आवाज में अब एक गहरा रहस्य और चिंता का भाव था। स्टेशन नंबर 9 की रात और भी गहरी होती जा रही थी और काका की कहानी के हर शब्द के साथ रोहन और विक्की के दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। स्टेशन नंबर 13 पर काका ने कहा, अजीब आवाजों के अलावा एक और चीज थी जो मुझे बहुत परेशान करती थी। एक छोटी बच्ची। रोहन और विक्की ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। एक बच्ची उस वीरान स्टेशन पर रात में? वो अक्सर रात में आती थी, काका ने बताया, जब पारस एक्सप्रेस रुकती थी। बहुत शांत, बहुत मासूम दिखने वाली बच्ची थी। ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 साल की होगी। उसने हमेशा एक मैली सी फ्रॉक पहनी होती थी और उसके हाथ में एक पुरानी फटी हुई गुड़िया रहती थी। वो थोड़ा रुके, मानो उस बच्ची की मासूमियत को याद कर रहे हों। वो चुपचाप एक बेंच पर बैठ जाती थी, कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी, न चाय मांगती थी न पानी, बस अपनी गुड़िया को देखती रहती थी या फिर खाली प्लेटफॉर्म पर घूरती रहती थी। उसकी आंखें बड़ी और उदास लगती थी। काका ने एक रहस्यमय लहजे में कहा, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, जिससे भी वह बच्ची बात करती थी वह अगली सुबह नहीं मिलता था। रोहन और विक्की की आंखें डर से फैल गईं। यह एक भयानक मोड़ था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पहले पहल तो हमने इसे इत्तेफाक समझा, काका ने आगे कहा। एक रात स्टेशन मास्टर साहब उससे थोड़ी देर बात कर रहे थे, शायद उसे घर भेजने के बारे में पूछ रहे थे। अगली सुबह स्टेशन मास्टर साहब गायब हो गए। उनकी कोई खबर नहीं मिली, जैसे जमीन खा गई हो या आसमान निगल गया हो। उन्होंने थोड़ा और रहस्यमय अंदाज में कहा, फिर एक रात एक पार्सल वाला लड़का आया। उसे किसी दूर गांव में पार्सल पहुंचाना था और वो ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसने उस बच्ची को अकेले बैठे देखकर उससे बात की, उसे कुछ खाने को भी दिया। अगली सुबह वह लड़का भी गायब था। उसका पार्सल वहीं बेंच पर पड़ा मिला। काका ने अपनी चाय का एक घूंट भरा, उनकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी। धीरे धीरे स्टेशन पर यह डर फैल गया कि उस बच्ची में कुछ गड़बड़ है। लोग उससे दूर रहने लगे, उससे बात करने से डरने लगे। लेकिन वो तो बस चुपचाप बैठी रहती थी, अपनी गुड़िया को पकड़े हुए, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तो वो बच्ची कौन थी? रोहन ने डरते हुए पूछा। काका ने कंधे उचकाए, किसी को नहीं पता। वो कहां से आती थी, कहां जाती थी, किसी ने नहीं देखा। बस रात में पारस एक्सप्रेस के आने के वक्त वह प्रकट हो जाती थी और अगली सुबह किसी के गायब होने की खबर आती थी। ऐसा लगता था जैसे वह मौत का साया हो जो उस स्टेशन पर भटक रहा हो। स्टेशन नंबर 9 की रात अब और भी भयानक लग रही थी। रामू काका की कहानी ने उस वीरान स्टेशन नंबर 13 को एक ऐसी जगह में बदल दिया था जहां मासूमियत के चेहरे के पीछे भी मौत का खौफनाक रहस्य छिपा हुआ था। रोहन और विक्की दोनों ही उस बच्ची और उन गुमशुदा लोगों के बारे में सोचकर सिहर उठे। पारस एक्सप्रेस का इंतजार अब और भी डरावना लग रहा था। रामू काका ने अपनी कहानी को एक भयानक मोड़ दिया। उनकी आवाज में अब एक व्यक्तिगत डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। स्टेशन नंबर 9 की रात मानो थम सी गई थी। सिर्फ काका की धीमी और रहस्यमय आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। रोहन और विक्की दोनों ही काका के हर शब्द को ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर डर और जिज्ञासा का एक अजीब सा मिश्रण था। कुछ दिन बीत गए, काका ने कहा, और उस स्टेशन पर मौत का साया गहरा होता चला गया। हर रात पारस एक्सप्रेस आती, वो बच्ची प्रकट होती और अगली सुबह कोई न कोई गायब हो जाता। स्टेशन के कर्मचारी भी डर के मारे कांपते रहते थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस स्टेशन को छोड़कर जाए या इस बारे में किसी बड़े अधिकारी को बताए। वो थोड़ा रुके, अपनी पुरानी उंगलियों को आपस में मसलते हुए। एक रात मैंने फैसला कर लिया कि अब बहुत हो गया। मैं उस स्टेशन पर और एक पल भी नहीं रुक सकता था। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और उस डर के माहौल में जीना मुश्किल हो गया था। मैंने तय किया कि अगली रात जब पारस एक्सप्रेस आएगी तो मैं उसी में बैठकर वापस लौट जाऊंगा। रोहन और विक्की ने अचरज से उनकी ओर देखा। क्या काका सच में उस भूतिया ट्रेन में चढ़ने वाले थे? मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांधा, काका ने आगे कहा, और रात 2 बजने का इंतजार करने लगा। स्टेशन पर वही भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ दूर से किसी जंगली जानवर की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। जब घड़ी में ठीक 2:10 हुए तो दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। एक ट्रेन की आवाज।
उनकी आवाज में एक पल का ठहराव आया, मानो वो उस भयानक रात को फिर से जी रहे हों। लेकिन ये पारस एक्सप्रेस की आवाज नहीं थी। ये बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत दूर से आ रहा हो, और उसमें एक अजीब सी कराह थी, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। कुछ ही देर में धुंधलके में एक ट्रेन दिखाई दी। वो पारस एक्सप्रेस ही थी, लेकिन आज उसमें कुछ अजीब था। उसकी बत्तियां बहुत मंद थी और उसके चलने की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना किसी इंजन की शक्ति के घिसकती हुई आ रही हो। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। काका ने कहा। उनकी आवाज और भी धीमी हो गई और उसके दरवाजे धीरे धीरे खुले। स्टेशन पर कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ ट्रेन के अंदर की मंद और पीली रोशनी दिख रही थी। मैं हिम्मत करके उस पर चढ़ने ही वाला था। उन्होंने एक गहरी सांस ली, मानो उस पल की याद अब भी उन्हें डरा रही हो। तभी ट्रेन के अंदर से मुझे वह लड़की दिखाई दी। वह एक सीट पर बैठी हुई थी, अपनी फटी हुई गुड़िया को पकड़े हुए, और मेरी तरफ हाथ हिला रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उनमें कोई जान ही न हो। रोहन और विक्की डर से अपनी सीटों पर सिकुड़ गए। उस बच्ची की कल्पना ही उन्हें भयानक लग रही थी। मैंने ट्रेन के अंदर झांका। काका ने आगे कहा। उनकी आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई, और जो मैंने देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। ट्रेन के अंदर जितने भी यात्री बैठे थे, उनके चेहरे बिल्कुल सफेद थे, जैसे उनमें खून ही न हो। और उनकी आंखें खुली थी, बिना पल के झपकाए, और वे सब मुझे घूर रहे थे। उनकी निगाहों में कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक खालीपन था, एक भयानक खालीपन। काका ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उस भयानक दृश्य को अपनी यादों से मिटाना चाहते हों। अगले ही पल ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन उसकी चलने की कोई आवाज नहीं थी। बिल्कुल खामोश, जैसे कोई भूतिया गाड़ी सरक रही हो। और सबसे भयानक बात यह थी, अगले दिन जब मैंने स्टेशन के रिकॉर्ड्स चेक किए, तो उस रात कोई पारस एक्सप्रेस आई ही नहीं थी। उस रात की ट्रेन रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थी। रामू काका की कहानी ने स्टेशन नंबर 9 के शांत माहौल को एक भयानक डर से भर दिया था। रोहन और विक्की सन्न रह गए थे। उनके दिमाग में उस खामोश भूतिया ट्रेन और उसकी खाली आंखों वाले यात्रियों की तस्वीर घूम रही थी। स्टेशन नंबर 13 अब उनके लिए एक ऐसी जगह बन गया था जहां मौत अपनी खामोश सवारी पर हर रात आती थी। रामू काका ने अपनी कहानी का सबसे भयानक रहस्य उजागर किया था, और स्टेशन नंबर 9 पर बैठी रोहन और विक्की की जोड़ी डर और अविश्वास के गहरे सागर में डूब गई थी। उस खामोश भूतिया ट्रेन और उसके निर्जीव यात्रियों की कल्पना उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। उस रात के बाद काका ने कहा, उनकी आवाज में अब डर की जगह एक अजीब सी उदासी थी। मैंने उस स्टेशन को तुरंत छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने स्टेशन मास्टर के दफ्तर में जाकर अपना हिसाब किया और अगली सुबह पहली गाड़ी पकड़कर वहां से चला आया। मैं उस भयानक जगह पर एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था। वो थोड़ा रुके, मानो उस भयानक अनुभव को याद करके अब भी सहर रहे हों। लेकिन उस स्टेशन का रहस्य मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था। वो बच्ची, वो भूतिया ट्रेन, वो गायब होते लोग, ये सब क्या था? काका ने बताया कि शहर वापस आने के बाद भी उनका मन शांत नहीं हुआ। वो स्टेशन नंबर 13 के बारे में और जानने के लिए बेचैन थे। कुछ दिन बाद उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके रेलवे के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। मैं उस स्टेशन के बारे में, वहां होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में कुछ सुराग ढूंढना चाहता था। और फिर उन्हें वो भयानक सच्चाई पता चली जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे स्टेशन के एक पुराने रजिस्टर मिला। काका ने कहा। उनकी आवाज धीमी और भारी हो गई। एक ऐसा रजिस्टर जो 10 साल पहले बंद कर दिया गया था। उस रजिस्टर में स्टेशन नंबर 13 के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिन्हें पढ़कर मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने थोड़ा और रहस्यमय अंदाज में कहा, उस रजिस्टर के अनुसार ठीक 10 साल पहले, उसी तारीख को जिस दिन वह भूतिया ट्रेन दिखती थी, स्टेशन नंबर 13 पर एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। एक पूरी कोच में आग लग गई थी और उसमें सवार सभी यात्री जलकर मर गए थे। मरने वालों में एक छोटी बच्ची भी शामिल थी। रोहन और विक्की सन्न रह गए। सब कुछ धीरे धीरे जुड़ रहा था। वो भूतिया ट्रेन, वो बच्ची। रजिस्टर में उस बच्ची का नाम भी लिखा था। काका ने आगे कहा, उसका नाम गुड़िया था। वो अपनी मां के साथ उस ट्रेन में सफर कर रही थी और हादसे में दोनों की मौत हो गई थी। काका ने एक गहरी सांस ली। उस रजिस्टर को पढ़ने के बाद मुझे उस स्टेशन के सारे रहस्यों का जवाब मिल गया था। हर साल उसी तारीख को उस भयानक हादसे की याद में उस जली हुई कोच की आत्माएं पारस एक्सप्रेस बनकर दिखती थी। और वो छोटी बच्ची, गुड़िया की आत्मा, वो उस ट्रेन को रोकने और शायद अपनी मां की आत्मा को ढूंढने के लिए हर रात स्टेशन पर आती थी। जिन लोगों से वो बात करती थी, शायद वो उन्हें उस जलती हुई ट्रेन में अपनी मां समझती थी, और जब उसे एहसास होता था कि वो उसकी मां नहीं है, तो उनकी आत्माएं उस भूतिया ट्रेन में कैद हो जाती थी, कभी वापस न लौटने के लिए। स्टेशन नंबर 9 पर खामोशी छा गई।
रामू काका की कहानी ने एक भयानक सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया था। स्टेशन नंबर 13 अब सिर्फ एक वीरान स्टेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां एक भयानक त्रासदी की आत्माएं हर साल अपनी दर्दनाक कहानी दोहराती थी। गुड़िया की मासूम आत्मा और उस भूतिया ट्रेन का रहस्य रोहन और विक्की के दिलों में हमेशा के लिए बस गया था। रामू काका ने अपनी कहानी खत्म की, लेकिन स्टेशन नंबर 9 का सन्नाटा अभी भी उस भयानक रहस्य से भरा हुआ था जो उन्होंने सुनाया था। रोहन और विक्की दोनों ही उस भूतिया स्टेशन और गुड़िया की दर्दनाक कहानी को सोचकर कांप रहे थे। रात और भी गहरी हो गई थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, मानो उस दूर दराज के वीरान स्टेशन की ठंडी हवा यहाँ तक पहुंच गई हो। मैंने उस स्टेशन को छोड़ने के बाद कभी वापस जाने की हिम्मत नहीं की, काका ने कहा। उनकी आवाज में एक स्थायी डर का भाव था। मैंने रेलवे के अधिकारियों को उस हादसे और उस भूतिया ट्रेन के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बातों को पागल की बड़बड़ाहट समझकर अनसुना कर दिया। कौन विश्वास करेगा कि एक जली हुई ट्रेन 10 साल बाद भी हर रात एक वीरान स्टेशन पर आती है? वो थोड़ा रुके और अपनी पुरानी आंखों से रोहन और विक्की को देखा, मगर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आज भी कभी कभी जब रात बिल्कुल शांत होती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे दूर कहीं से उस पारस एक्सप्रेस की सीटी सुनाई दे रही है। एक धीमी दर्द भरी सीटी, जैसे कोई खोया हुआ बच्चा अपनी मां को पुकार रहा हो। रोहन और विक्की सन्न रह गए। उन्होंने एक दूसरे को डर भरी नजरों से देखा। क्या काका सच कह रहे थे? क्या वो भूतिया ट्रेन आज भी कहीं आती होगी? काका ने अपनी चाय की केतली को भट्टी से उतारा और 2 खाली कुल्हड़ों में चाय डाली। उन्होंने एक कुल्हड़ रोहन की तरफ और दूसरा विक्की की तरफ बढ़ाया। पियो बेटा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में अब थोड़ी शांति थी। गरम चाय से डर नहीं लगता। लेकिन रोहन और विक्की की निगाहें अभी भी काका के चेहरे पर टिकी थी। उनके दिमाग में उस भूतिया ट्रेन का ख्याल घूम रहा था। काका ने धीरे से पूछा, उनकी आंखों में एक गहरा रहस्य झलकता था। अगर किसी रात, बिल्कुल ऐसी ही शांत और अंधेरी रात में, वह पारस एक्सप्रेस तुम्हें यहां दिखे, क्या तुम चढ़ोगे? रोहन और विक्की एक दूसरे को देखते रहे। उनके चेहरे पर डर और जिज्ञासा का एक अजीब सा मिश्रण था। उस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। उस भूतिया ट्रेन का रहस्य इतना भयानक और इतना मोहक था कि वे नहीं जानते थे कि अगर उन्हें सच में उस पर चढ़ने का मौका मिले तो वे क्या करेंगे। स्टेशन नंबर 9 पर रात और गहरी होती जा रही थी और हवा में उस अनसुलझे रहस्य की गूंज अभी भी बाकी थी। स्टेशन नंबर 13 की आखिरी गाड़ी का भयानक सच, जो आज भी अंधेरी रातों में कहीं भटक रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अब एक खास बात, अगर आप अगली कहानी में अपना नाम सुनना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट में अपना नाम लिखकर छोड़ दें। जो भी सबसे पहले अपना नाम कमेंट करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अगली कहानी का मुख्य किरदार उसी के नाम पर होगा। तो देर मत कीजिए, कमेंट कीजिए और अगली डरावनी कहानी का हीरो या हीरोइन बन जाइए।